हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनीता बायोलॉजी क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ब्लड सेल। और पिछले क्लासेस में हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रो देखे थे। आज उसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड सेल। ब्लड सेल। ब्लड सेल के हम लोग टाइप्स देखे थे कि ब्लड सेल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज आरबीसी, नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। है ना। हमने बात किया था कि आरबीसी जो है, आरबीसी का अनदर नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का अनदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। है ना। तो इसका हम लोग अनदर नेम के बारे में बात किए थे। और साथ ही साथ हमने बात किया था कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, हमारे बॉडी के लॉन्ग बोन्स जो होते हैं उन बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरबीसी के साथ। तो आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स। देखिए, सबसे पहली चीज कि जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के नाम से ही पता चल रहा है रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक है। सो आरबीसी आर रेड इन कलर, रेड इन कलर। अब यह क्वेश्चन बनता है कि जो आरबीसी होता है वो रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है ना। और ये भी कह सकते हैं कि हाँ, ब्लड का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है। सो क्वेश्चन, व्हाई आरबीसी आर कलर इन रेड। क्वेश्चन क्या है कि आरबीसी का कलर जो है वो रेड क्यों होता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो आरबीसी है, ठीक है, इसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। सो यहां लिखते हैं इसको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ hemoglobin, due to presence of hemoglobin, the color of RBC is red। ठीक है। मतलब आरबीसी की उपस्थिति के कारण ही जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 वर्ड्स का बना हुआ है। हीमोग्लोबिन, ये किससे, 2 वर्ड का बना हुआ है, हीमो और ग्लोबिन, जिसका ये हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है। तो ये आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसका एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है, हम बना रहे हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। और एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में देखिएगा 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। Fe आयरन, देखिए ये बना रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा दिखता है ना। तो देखिए ये हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं
और सभी आयरन के मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से ग्लोबिन प्रोटीन जो है एक थ्रेड लाइक, एक फाइबर के जैसा, एक धागे के जैसा जुड़ा होता है। ठीक है, ये हमने देखा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, आयरन है और दिस इज ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, अब हम इसका काम देखते हैं कि हाँ ये करता क्या है। देखिए जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी एक तरह का सेल है ये, है ना, लेकिन एक ऐसा सेल है जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। सो इसमें न्यूक्लियस आर एब्सेंट, है ना। क्वेश्चन बनता है कि इन विच टाइप ऑफ ब्लड सेल हैव नो न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब कि हमारे ब्लड में कौन ऐसे सेल है जिसके पास कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, इन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, तो वो क्या है, आरबीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। ठीक है, आरबीसी का अगर हम शेप का बात करें कि ये दिखता कैसा है, इसका आकार कैसा होता है, तो अगर हम साइड से देखें तो ये इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखेगा ये साइड से अगर हम देखें तो, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर की तरह से टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको जो है एक बालूशाही के शेप का दिखेगा, जैसे कि गोल और गोल होता है, बीच में चपटा होता है ना, बाइकॉन्केव शेप का होता है ये। अब देखिएगा कि अगर हम इसका बात करें कि लाइफ स्पैन का, कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब ये कितना दिन तक जीवित रहता है, तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, मतलब 120 दिन तक ये जीवित रहता है। देन ये क्या करता है, ग्रेवयार्ड में ये क्या हो जाता है, सॉरी ये स्प्लीन जो है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, जिसमें इसका क्या हो जाता है, डेथ होता है, डेथ होके वहां चला जाता है। सो स्प्लीन क्या है, स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी पार्ट्स का जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब लाल रक्त कणिकाओं का क्या बोलते हैं इसको, कब्रिस्तान, है ना, या फिर रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो डेड आरबीसी है वो कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। ठीक है, अब जो स्प्लीन, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये क्या काम करता है, आरबीसी करता क्या है। ठीक है, सबसे मेन काम कि हाँ आरबीसी का हमने देख लिया कि आरबीसी एक सेल है जिसका कलर रेड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, उसके जो शेप होते हैं वो बाइकॉन्केव होते हैं, 120 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद फिर से ये नए आरबीसी बनते रहते हैं और डेथ होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। ठीक है, देन ये करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये। ठीक है, सो द मेजर फंक्शन इज आरबीसी, major function of RBC is transportation of gases, such as oxygen and carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए क्या करता है ये आरबीसी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आरबीसी नहीं होगी तो हमारे सेल तक जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं, ये देखिए ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है,
और ये हीमोग्लोबिन ही है जो कि क्या करता है, ये ग्लोबिन प्रोटीन में क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये बांध लेता है। आपको ऐसे याद रखना होगा कि ये क्या करता है कि जो इसके पास धागा है, ग्लोबिन प्रोटीन चेन का एक धागा है जिसमें ये क्या करता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये बांध लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को बांध करके क्या करता है, ये सेल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हाँ, एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएगा। तो आप देखेंगे कि जो एक हीमोग्लोबिन है उसके पास 4 ग्लोबिन प्रोटीन है ना, ये चारों में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को बांध लेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन बांध करके ये क्या करेगा, सेल तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इसके पास 4 ग्लोबिन प्रोटीन है, इसका मतलब क्या कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसपोर्ट करेगा। सो क्वेश्चन क्या है, आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1 हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बात करते हैं। WBC का, ठीक है, WBC का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब देखिएगा जो WBC है ना, WBC का अगर हम जनरल फंक्शन का बात करें कि WBC जो है वो इसका शेप कैसा होता है, ये इसका आकार कैसा होता है, तो ये अमीबॉइड शेप का होता है। अमीबॉइड कहने का मतलब है कि कोई इसका फिक्स शेप नहीं होता। अमीबा जिस तरह से अपना शेप को चेंज कर लेती है ना, उसी तरह से जो WBC है वो अपने आकार को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अगर हम इसका नॉर्मल बोले कि लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन मतलब कितना दिन तक ये जीवित रहता है, तो 2 to 4 days। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इसका WBC है, WBC का मेन काम क्या है, तो ये जो है ना, इसको हमारे बॉडी का सोल्जर बोला जाता है, सैनिक बोला जाता है। जिस तरह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे सुरक्षा के लिए हमारे बॉर्डर पे सैनिक बैठे हुए हैं, वो हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से ये जो WBC है वो हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है ना। इम्यून सिस्टम कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, सो इसका अगर हम फंक्शन का बात करें, फंक्शन क्या है, लिखते हैं इसका, फाइट अगेंस्ट डिजीज, फाइट अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, बीमारियों के खिलाफ क्या बोला करता है, क्या करता है, ये लड़ता है। ठीक है, सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी बोला जाता है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सैनिक कहा जाता है, इसको सोल्जर कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी जनरल से चीजें हो गई कि WBC क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सोल्जर का काम करता है, जो कि क्या करता है, डिजीज के अगेंस्ट लड़ता है। 2 से 4 दिन तक ये क्या होता है, जीवित रहता है। फिर से नया WBC का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसका शेप कैसा होता है, अमीबॉइड शेप का होता है। मतलब ये अपना शेप जो है इसका फिक्स होता है, इरेगुलर होता है ना, फिक्स शेप नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि WBC कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज
कि जो WBC है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। क्या बात की है कि WBC 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एसाइनोफिल्स, सेकेंड बेसोफिल्स, और थर्ड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर 2 पार्ट्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मोनोसाइट और सेकेंड इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ठीक है। क्या बात की है, WBC 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप्स के होते हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स 2 पार्ट्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है। देखेंगे ये जो एसिनोफिल्स हैं ये सारे में क्या होंगे, सबसे पहली चीज के ये क्या होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे, है ना। मतलब कि WBC जो है इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अगर हम पूरे सेल का बात करें कि पूरे WBC में किसका मात्रा सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाए जाते हैं, है ना। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। लगभग ये 60 to 65% होता है पूरे WBC का, ठीक है। क्या बात की है कि पूरे WBC में ये जो 5 इसके टाइप्स हैं इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, अबाउट 60 to 65%, है ना। बेसोफिल्स का बात करेंगे तो ये बहुत कम मात्रा में होता है, 0.5 to 1%, ठीक है, 0.5 to 1%। और अगर हम एसिनोफिल्स का बात करें तो ये कितना होता है, 2 to 3% होता है, ठीक है। अब हम चले आते हैं मोनोसाइट्स में, ये कितना होता है, 6 to 8%, और लिम्फोसाइट 20 to 25%, ठीक है। ये डेटा आपको लर्न करना होगा, है ना, कि पूरे WBC में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे अगर कम की बात किया जाए तो सबसे कम कौन पाए जाते हैं, बेसोफिल्स 0.5 to 1%, और एसिनोफिल्स कितना होता है 2 to 3%, और मोनोसाइट कितना होता है 6 to 8%, और लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 to 25% होता है। अब हम सभी का काम का बात कर लेते हैं। एसिनोफिल्स जो है ना, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलॉब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलॉब्ड न्यूक्लियस होता है ना। इसको हम पहले लिख देते हैं न्यूक्लियस को, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, ठीक है। एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलॉब्ड होता है। बेसोफिल्स का कैसा होता है, बाइलॉब्ड। बाइलॉब्ड होता है, और किसी किसी बुक में ट्राइलॉब्ड भी लिखा है। और इसका होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। मतलब देखिएगा
कि इसके पास 2 लोब होते हैं। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है। कि एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ये केसिव शेप का होता है, मतलब कि काजू के आकार का होता है ये, ठीक है, केसिव शेप होता है इसका। और ये जो होता है स्फेरिकल होता है, एकदम गोल सा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन का। फंक्शन, ठीक है, क्या क्या ये काम करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके काम आपको याद रखना है कि काम इसका मेन इंपॉर्टेंट है। एसिनोफिल्स जो है वो क्या करता है, फाइट अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब कोई हमारे बॉडी में अगर कोई पैरासाइट चला गया है और वो पैरासाइट के कारण क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन काउज हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट जो है एसिनोफिल्स क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। और जो बेसोफिल्स है, ये बेसोफिल्स का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन इसका काम इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो केमिकल है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हेपरीन, आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपरीन, हिस्टामीन और थर्ड सेरोटोनिन, ठीक है। ये 3 केमिकल प्रोड्यूस करता है बेसोफिल्स। और उसमें से ये जो हेपरिन है, ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट कहने का मतलब है कि ये हेपरिन ही है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ही हम लोग कट जाते हैं तो हमारे बॉडी से क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो ब्लड क्या हो जाते हैं, थक्के जम जाते हैं, जिसके कारण वो ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है ना। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिसके कारण वो जम नहीं रहा है ना, वो पूरा फ्लूइड का फ्लूइड ही रह रहा है। तो यहाँ पे ये जो बेसोफिल्स है ये एक केमिकल रिलीज कर रहा है हेपरिन, और ये हेपरिन ही है जो कि क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता हमारे बॉडी के अंदर, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सोचिए ब्लड जमने लगेगा अगर हमारे बॉडी के अंदर में, देन क्या होगा, किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ब्लड ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करेगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारा बॉडी एनर्जी नहीं बनाएगा, और अगर एनर्जी नहीं बनाएगा तो हम किसी काम को नहीं कर सकते, मतलब हम एक डेड बॉडी बन जाएंगे, है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, ये फाइगोसाइट है। फाइगोसाइट कहने का मतलब है खा जाने वाला, निगल लेने वाला, है ना। मतलब ये क्या करता है कि कोई भी बाहर का सेल या बाहर की चीजें गई, ठीक है, तो वो इनको क्या करता है, वो किल कर देता है ना। तो ये क्या है, एक तरह का फाइगोसाइट्स है। उसी तरह से ये जो मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, ये सभी के सभी क्या है, फाइगोसाइट्स ही है। दिस इज फाइगोसाइट, ये भी फाइगोसाइट है। जरा सुनिएगा, ये सब का तो फंक्शन दोनों का अलग अलग है ना। कि देखिएगा एसिनोफिल्स क्या करता है, पैरासाइट के अगेंस्ट लड़ता है, और बेसोफिल्स क्या करता है, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके कारण जो है हमारा बॉडी में ब्लड नहीं जम रहा है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है ना। तो ये सब काम कर रहा है। लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या कर रहे हैं, फाइगोसाइट्स हैं, ठीक है। और जो मोनोसाइट्स हैं ये भी क्या है, फाइगोसाइट्स हैं। मतलब कि बाहर वाले सेल को अगर जैसे देखिए इनके पास एक कैपेबिलिटी होता है कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे,
ऐसे याद रखें कि ये इनके पास ये पहचानने की शक्ति होती है कि ये हाँ ये हमारा सेल है, ठीक है, हम अपने सेल को पहचानते हैं। अगर कोई बाहर का सेल आया है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको ये मारने का काम करती है, ठीक है। तो देखिएगा कि जो अगर मान के चलिए सबसे पहले हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, अब उस बैक्टीरिया को सबसे पहले कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स उस पर अटैक करेगा, ठीक है, और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। और देखिएगा कि इसकी कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और क्या होता है कि ये ना उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को ये निछावर कर देते हैं, ठीक है, और मारते मारते क्या करते हैं कि उसमें एक जो जख्म हो गया, मान के चलिए कोई घाव हो गया, ठीक है, घाव के द्वारा क्या हो रहा है कि कोई बैक्टीरिया इंटर कर रही है हमारे बॉडी के अंदर, देन वहां वो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, चला जाता है और उन बैक्टीरिया को मारता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, काफी युद्ध होता है, ठीक है, बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल्स के बीच में काफी युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान भी क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स है वो बहुत ज्यादा मारे जाते हैं और मारे जाने के कारण जो पस जिसको पिक भी कह सकते हैं, और वो फिर जख्म से जो व्हाइट कलर का जो पस बाहर निकल आता है वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, ठीक है। और जो मोनोसाइट है ये क्या करते हैं, ये 6 to 8% है, मात्रा कम है, लेकिन ये क्या होता है कि बोन मैरो में ही डायरेक्ट मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, ये कहाँ मेच्योर हो जा रहे हैं, डायरेक्ट बोन मैरो में ही मेच्योर हो जा रहे हैं। और एक ही बार ये तो देखिए छोटा छोटा सेल होता है वो लड़ता है ना, लेकिन ये एकदम बड़ी मात्रा में, जैसे ही ये सेल से बाहर निकला फाइगोसाइट, जैसे ही ब्लड में गया और बैक्टीरिया को देखा, कोई इन्फेक्शन को देखा, तो ये अपना साइज बढ़ा लेता है, ठीक है, मैक्रोफेज बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये क्या होता है, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, और फेज का मतलब क्या होता है, खाने वाला, ठीक है। तो ये एकदम बड़ा सा अपने बॉडी का निर्माण कर लेता है और क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह गए उनको ये क्या करता है, निगल लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, फैगोसाइट्स हैं। और लिम्फोसाइट्स जो है ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स है ना। लिम्फोसाइट जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। साइटोटॉक्सिन टी सेल, हेल्पर टी सेल और रेगुलेटरी टी सेल। ठीक है। देखिए किसी बुक में जो है वो इसके लिम्फोसाइट्स के 3 टाइप्स कर दिए हैं, तो इसको कर देते हैं, साथ में ही डिस्कशन हो जाएगा। इसको कहते हैं एनके सेल या नेचुरल किलर सेल कहते हैं, है ना। देखिएगा इसको अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बी लिम्फोसाइट का, तो जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। देखिए क्या करता है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट ये क्या करता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है, ठीक है।
अब एक चीज देखना है कि ये एंटीजन है क्या और एंटीबॉडी है क्या, ये देखना है। तो एंटीजन जो है वो किसी भी सेल के, सपोज दैट दिस इज अ सेल, ठीक है, और कोई भी सेल है तो इस सेल के जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के बने मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स के लेयर होते हैं, है ना। एनसीईआरटी में ओलिगोसेटेराइड्स वर्ड लिखा है, तो ओलिगोसेटेराइड्स इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो क्या बात की है कि एक सेल है, कोई भी सेल है, और हर एक सेल का एक अपना एंटीजन होता है, और एंटीजन जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, सेल के सरफेस पे पाया जाता है, जो कि किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और कार्बोहाइड्रेट से, जिसको हमने क्या कहा, एंटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बी लिम्फोसाइट है, ये क्या करता है, अपने सेल को तो पहचानता है, ठीक है, कि नहीं ये हमारा सेल है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करने का कैपेसिटी होता है, मतलब अपने सेल को ये आइडेंटिफाई कर पाता है ना। इसको लिख देते हैं, इट हैव कैपेबिलिटी टू recognize on सेल्फ, ठीक है। ये क्या करता है, अपने सेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये मेरा सेल है, तो हमको इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करना है। लेकिन सपोज दैट कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उस वायरस और उस बैक्टीरिया का भी अपना एंटीजन होगा, है ना, उसके भी सरफेस पे एंटीजन होगा। तो वो क्या करता है कि यहाँ से एक वाई शेप केमिकल प्रोड्यूस करने लगता है। वाई शेप केमिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, जा करके उस बैक्टीरिया के एंटीजन पे अटैक करते हैं, ठीक है। क्या बात की है कि यहाँ पे ये जो हमारा एंटीजन है वो क्या किया, एक वाई मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किया, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, उस वायरस और उस बैक्टीरिया के सरफेस पे जो एंटीजन है, ठीक है, उससे क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये क्या कर रहा है, वाई शेप्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब वो वाई शेप्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंटीबॉडी है वो क्या करता है कि उस वायरस और बैक्टीरिया का जो एंटीजन होता है उस पे जाकर के ये क्या होता है, अटैक कर देता है, ठीक है। अब ये जो अटैक करने के बाद क्या होता है, उसको पकड़ लेता है, जकड़ के रखता है। देन हमने अभी पढ़ा था मोनोसाइट, है ना, और जो मोनोसाइट है वो क्या करता है कि मैक्रोफेज है ना, और वो इस तरह के सेल को आकर के खाने में बड़ा इंटरेस्ट रखता है ना। देन वो आता है और क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया और वायरस को ये जो पकड़ के रखा था उसको वो क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बी लिम्फोसाइट्स करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स का। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या करता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है। तो देखिएगा, अगर कोई इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, तो उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मान के चलिए कि कोई वायरस बैक्टीरिया के चपेट में हमारा कोई सेल आ गया, ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, उसको बचाता है, हमारे बॉडी के वैसे सेल को बचाता है जो उनके चपेट में आ गया है, वायरस बैक्टीरिया के चपेट में आ गया है। हेल्पर टी सेल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, हेल्प करता है, ये बी सेल और टी सेल को क्या करता है, हेल्प करता है। सो हेल्प इन बी एंड टी सेल, ठीक है। अब देखिएगा, रेगुलेटरी का मतलब ही क्या होता है, कंट्रोल करना, है ना, रेगुलेट करना। तो जो रेगुलेटरी टी सेल है इसका काम क्या करता है, हेल्प इन रेगुलेशन
हेल्प इन रेगुलेशन, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है कि अगर मान के चलिए कि हमारे बॉडी में कुछ वायरस बैक्टीरिया आ जाते हैं ज्यादा मात्रा में, है ना, देन उस टाइम हमारा जो टी सेल है, ठीक है, और जो बी लिम्फोसाइट्स है, इनका लेवल को ये बढ़ा देता है, ठीक है, तो ये रेगुलेट करने का काम करता है। अब देखिए थर्ड टाइप क्या है, एनके सेल। एनके सेल को क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल, यहाँ पे लिखते हैं इसको एनके सेल या फिर नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई हमारे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो नेचुरली क्या करता है, उनको किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। मतलब ये कि जैसे अगर हमारे बॉडी में वायरस बैक्टीरिया चले गए हैं तो वहां पे WBC का अमाउंट बढ़ा देना, ठीक है। ऑटोमेटिक आपने सुना होगा कि उस टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब WBC का अमाउंट बढ़ जाता है। तो क्यों, क्योंकि वहां पे जो नेचुरल किलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अमाउंट को बढ़ा देते हैं। सो इसको लिख सकते हैं हेल्प टू इंक्रीज the amount of WBC to fight against disease, ठीक है। तो ये हमने लिम्फोसाइट्स देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कीजिए। आज का क्लास आपको कैसा लगा, हमारे सेशन आपको पसंद आ रहे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ करके क्लास 11th के और 12th का बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।